Very good afternoon to all of you. Welcome back. चलो let us start revision of permutation and combinations. Please don't talk. मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारे चैप्टर्स का एक गो थ्रू दिया था. होप सो आपको उससे थोड़ी हेल्प मिल रही है कि क्या क्या आपके सिलेबस में अब है और आपको क्या क्या पढ़ना है. उसमें से एक स्पेसिफिक चैप्टर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अब बताओ, सबसे पहले हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था? दोनों अलग हो जाओ जल्दी. तुम दोनों भी अलग हो जाओ. आगे आ जा. तू भी आगे आ जा इधर जल्दी. यस. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एकदम आसान है, बिल्कुल उसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं ऐसा. पर हाँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स याद रखने, फिर एग्जाम्पल बहुत आसान हो जाते हैं. तो आप ध्यान से सुनो. पहले बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की, पर उससे पहले मुझे ये बताओ, हमने सबसे पहले पढ़े थे दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. याद है? हाँ, बताइए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कब यूज होता है? सर, जब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढने हैं, जब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढने हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के होने के, जिसको करने के लिए हमारे पास देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस, बट वो दोनों ऑप्शंस आपस में रिलेटेड नहीं है, वो दोनों ऑप्शंस आपस में अलग अलग है. जैसे एग्जांपल आपको दिया था मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ए प्लेस से बी प्लेस जाना है और आपके पास 3 रिक्शास के ऑप्शंस है और 4 बसेस के ऑप्शंस है. अब आप आइदर रिक्शा से चले जाओ या फिर बस से चले जाओ, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने अगर ये ढूंढना है, तो बोलो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज होगा, एडिशन का कि मल्टीप्लिकेशन का? ऑब्वियसली सर, एडिशन का यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज होगा. एंड हमें 3 + 4 टोटल 7 ऑप्शंस अवेलेबल है, ये दिखेगा. मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? वेरी गुड. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन तब यूज होता है जब दो चीजें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तब यूज होता है जब दो चीजें आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है. जैसे फिर से वही एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है, बट ए से बी डायरेक्ट नहीं जा सकते, ए से पहले सी पोजीशन पे आना पड़ेगा और सी से फिर बी पे जा सकते हैं. यही ऑप्शन अवेलेबल है. तो ए से बी पे आने के लिए मेरे पास 3 रिक्शास के ऑप्शन है, और सी से बी पे जाने के लिए, ए से सी पे आने के लिए 3 रिक्शास के ऑप्शन है, और सी से बी पे जाने के लिए मेरे पास 4 बसेस के ऑप्शन है. तो सवाल मैं सिंपल पूछ रहा हूं, कितने वेज में मैं ए से बी पहुंच सकता हूं? सर, अब आप कौन सी रिक्शा से जा रहे हो और कौन सी बस से आप फिर जाओगे, ये एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया वे ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी बन सकता है. जैसे आप रिक्शा नंबर 1 से गए और बस नंबर 1 से गए, रिक्शा नंबर 1 से गए, बस नंबर 2 से गए, रिक्शा नंबर 1 से गए, बस नंबर 3 से गए, रिक्शा नंबर 1 से गए और बस नंबर 4 से गए. तो पहली रिक्शा से जाकर आप चारों बसेस से, अलग अलग बसेस से जाकर आप ऑब्वियसली नए नए वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी बना सकते हो. सेम फिर सेकेंड रिक्शा से जाओ, फर्स्ट बस, सेकेंड बस, थर्ड बस, फोर्थ बस एंड सो ऑन. तो क्या आपके पास 3 × 4 दैट इज 12 डिफरेंट वेज है ऑफ रीचिंग फ्रॉम ए टू बी? बोलो हाँ. यस. तो जब दो चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है और आपको फिर नंबर ऑफ वेज ढूंढना है टोटल, तो फिर आपको वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना है. ठीक है? करेक्ट. सर, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो बड़े काम के थे. जैसे अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे कि कोई एक वर्ड आपको दे दिया, जैसे आपको हमने एक वर्ड दे दिया सपोज स्मार्ट, और हमने कहा कि स्मार्ट इस वर्ड से डिफरेंट डिफरेंट कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, ये बना के दिखाओ. तो पहले तो आप सवाल ये पूछते हो कि सर रिपीटेशन अलाउड है या नहीं. तो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है. अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बताओ फिर पहली इस पोजीशन पे 5 में से कोई भी एक लेटर आ जाएगा.
फिर 4 में से कोई भी एक आ जाएगा, 3 में से कोई भी एक आ जाएगा, 2 में से कोई भी एक आ जाएगा, और इधर लास्ट एक जो बचा वो आ जाएगा। और फिर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। सर क्यों? तो क्योंकि जब तक सारे लेटर्स भरने नहीं जाते तब तक वर्ड बनेगा नहीं। तो वर्ड बनने के लिए सारे लेटर्स को फिल करना जरूरी है, मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तभी वर्ड बनेगा। एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? खूब सारी। सर अगर ये रिपीटेशन अलाउड है बोल देते हैं तो बोलो फिर क्या होगा? सर वो तो फिर ऑब्वियस एकदम सारी जगह पे पांचों में से कोई भी लेटर आ सकता है, क्योंकि कोई भी लेटर कितनी भी बार रिपीट किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? हाँ। तो ऐसे केसेस हमने देखे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। फिर हमने कुछ नंबर्स के, डिजिट्स के ऐसे भी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ये सारा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, इफ यू रिमेंबर। देन हमने सीखा था फैक्टोरियल नोटेशन। बताओ फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? सर n factorial is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 into 3 2 1 तक ये जाता है। याद है आपको? ये मल्टीप्लिकेशन 1 तक जाता है ये। तो 9 फैक्टोरियल अगर आपसे कहे तो बताओ 9 फैक्टोरियल क्या आएगा? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल पे रोकना चाहूँ तो 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 6 फैक्टोरियल होगा तो उसे कैंसिल करना यूज होगा उसके लिए। ओके सर, फैक्टोरियल नोटेशन बड़ा आसान। अच्छा, फैक्टोरियल नोटेशन में कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 0 फैक्टोरियल इज 1। और बड़ा फैक्टोरियल हमेशा छोटे फैक्टोरियल तक रिड्यूस करके हम छोटे फैक्टोरियल को कट कर सकते हैं। ये दो बातें आपको फैक्टोरियल से याद रखनी है। इस पर भी हमने पूरी एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आफ्टर दिस हमने शुरू किया था परम्यूटेशन। अब बताते जाओ परम्यूटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सर सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, परम्यूटेशन का इस्तेमाल करना कब है? जब हमें अरेंजमेंट्स करने बोल रहे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट्स? सर अरेंजमेंट मतलब आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उन ऑब्जेक्ट्स को, उन पर्सन्स को, उन लेटर्स को, उन नंबर्स को, जो भी दिया होगा, क्वेश्चन क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है, उनको आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वो अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? सर वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, उससे लेना देना है क्या? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? जैसे स्मार्ट वर्ड अभी जस्ट मैंने लिखा था और बोला कि इससे बनने वाले वर्ड्स बना के दिखाओ, तो ये FPOM से भी हो सकता है, और यही चीज आप परम्यूटेशन से भी कर सकते हो कि सर 5 लेटर्स है, इनको 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कैन बी डन इन 5 वेज, विच इज नथिंग बट व्हाट 5 फैक्टोरियल। तो आंसर सेम आएगा एग्जैक्टली कि 120 वर्ड्स बनेंगे। बट क्या ये 120 के 120 वर्ड्स के मतलब भी रहेंगे क्या? नहीं सर। सर कुछ इसमें से मीनिंगलेस रहेंगे, कुछ मीनिंगफुल रहेंगे। हो सकता है सारे मीनिंगलेस बन जाए, हो सकता है सारे मीनिंगफुल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें बस ये बताना है कि टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं। सारी बात समझ में आ रही है? ग्रेट। तो सर परम्यूटेशन इज यूज्ड फॉर अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स के अलग अलग एग्जाम्पल, कुछ लोगों के फोटोग्राफ निकालना है, कुछ लोगों को खाना खाने के लिए अरेंज करना है, कुछ लोगों को अपने लोग के जान दो, कुछ वर्ड्स के अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बन सकते हैं और ये जानना है, या फिर आपको कोई नंबर दिया है तो उससे कितने और नंबर्स बन सकते हैं जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, डिविजिबल बाय 2 होंगे, या फिर जो ऑड नंबर होंगे या इवन नंबर होंगे। ऐसे अलग अलग कंडीशंस आपके साथ हमने शेयर की थी और वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो सर परम्यूटेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर अरेंजमेंट्स। अब परम्यूटेशन में सबसे पहला हमने सीखा था कि जब n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है, टू बी अरेंज्ड, तो वो कितने वेज में किया जा सकता है? तो सर जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब आप लेटर्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो वो कितने वेज में हो सकता है? NPR वेज में। आपको याद है ये बात? हाँ सर, अगर रिपीटेशन अलाउड है, अगर आपको रिपीटेशन हम अलाउ करवा दे तो कितने वेज में हो सकता है? सर फिर N⁻R वेज में अरेंजमेंट्स हो सकती है। ये कितने वेज में का मतलब क्या है यहाँ पर? कितने वेज में मतलब वो n ऑब्जेक्ट्स को R प्लेसेस पे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो उतने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं। अब वो अरेंजमेंट्स किसी के भी हो सकते हैं। अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट्स है तो वर्ड्स बनेंगे, नंबर्स के अरेंजमेंट्स है तो नंबर्स बनेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स है तो ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स बनेगी,
कुछ पर्सन्स की अरेंजमेंट है तो फोटो वोटो निकालने के लिए कर रहे होंगे वो अरेंजमेंट से, या खाना वाना खिलाने के लिए बैठा रहे होंगे, या कुछ और भी हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सारी बात समझ, खूब सारी। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो NPR, रिपीटेशन अलाउड है तो N⁻R। बट ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, क्या ये मैं बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ? सर बेसिक से आपका मतलब क्या है? बेसिक से मेरा मतलब है कि अभी आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को भी सिमिलर नहीं है, तब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब वैलिड हो जाता है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के केस में आपका विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन, एन ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस पे अरेंज करना तो ऐसे होगा। सर अगर हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, NPN हो जाएगा, फिर आपका R N बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बताओ NPN कितना आ जाएगा फिर? N फैक्टोरियल। हेलो, पक्का? वेरी गुड। सर ये तो हमें पता है NPN कैसे एक्सपांड करते हैं, तो अब एक बार बता ही दो फिर, NPR एक्सपांड कैसे होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल, बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर सर, ग्रेट। इसके बाद बताओ और परम्यूटेशन में हमने क्या देखा? तो सर एक तो विदाउट रिपीटेशन देख लिया, एक विथ रिपीटेशन देख लिया। अब ये लोग अलग अलग कंडीशनल अरेंजमेंट्स हमें पूछते हैं, जस्ट टू मेक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ये सब करवाते हैं। बाकी हर चीज यूज हो प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं है। अब जो बोला उस हिसाब से बताओ नेक्स्ट हमने क्या सीखा था कि सर आपको n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं सपोज, लेकिन उनमें एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कभी आना नहीं चाहिए। ये चलो मैं आपको सीक्वेंस से लेके जाता हूँ जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा था। तो पहले आपने सीखा था कि जब n ऑब्जेक्ट्स में से m ऑब्जेक्ट्स को हमेशा साथ में रहना है। क्या बोल रहा हूं मैं? m ऑब्जेक्ट्स को साथ में रहना है। ऑलवेज टुगेदर। तो m ऑब्जेक्ट्स अगर हमेशा साथ में रहनी चाहती है तो फिर ऐसी कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जब आंसर लिखते हैं तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी तरीका हम यूज करते हैं कि जिन्हें साथ में रहना है, भले वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, उसे लेना देना नहीं। उन सबका बना दो एक ग्रुप, उन सबका बना दो एक ग्रुप, और अब वो एज अ ग्रुप मूव करेंगे। बाकी के ऑब्जेक्ट्स जिन्हें साथ में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, या साथ में आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा। सपोज आपको 8 ऑब्जेक्ट्स दिए जिसमें से 3 ऑब्जेक्ट साथ में आना चाहते हैं, तो उन तीनों का बना दो एक ग्रुप। तो 8 ऑब्जेक्ट्स थे, 8 में से वो 3 का बन गया एक ग्रुप, तो अब ऑब्जेक्ट्स कितने बचे? 6। ये एक ही ऑब्जेक्ट काउंट होगा, आप ये तीनों को हम एक ही काउंट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स कितने बचे? 6। इन 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 प्लेसेस पे 6 फैक्टोरियल दैट इज 6p 6 वेज में अरेंज किया जा सकता है। और फिर वो तीनों जो है जो एक ही ग्रुप में है वो आपस में इधर उधर प्लेसेस चेंज करके नई नई अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। और इसीलिए, और मल्टीपल में वो अरेंजमेंट्स बनेगी ना, तो इसीलिए इनटू उनके आपस में इधर उधर जो चेंज करने वाली परम्यूटेशंस है 3 फैक्टोरियल दैट इज 3p3, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद आ रही है आपको? हाँ सर, वैसे इसके लिए फॉर्मूला भी लिखवाया था आपने, तो फॉर्मूला से ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दिया था कि आप ये कॉन्सेप्चुअली करो ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल फिर सॉल्व करते आ जाएगा। अब फॉर्मूला ही चाहिए, तो फॉर्मूला में क्या था सर? n में से वो m ऑब्जेक्ट्स हम माइनस कर देंगे जिन्हें साथ में आना है, फिर उसमें कर देंगे +1 क्योंकि अब उनका ग्रुप एक साथ होके एक ग्रुप आ जाएगा। तो पहले मैंने वो ऑब्जेक्ट्स माइनस कर दिए जिन्हें साथ में आना है और उसमें ऐड कर दिया 1 कि ये ग्रुप आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। फिर इनको अरेंज कर देंगे n -1 -m +1 फैक्टोरियल वेज में, जितना भी ये नंबर आएगा दैट p दैट, तो वो उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसमें फिर वो जो m ऑब्जेक्ट्स है वो आपस में इधर उधर अंदर उनके ग्रुप में जगह चेंज कर सकते हैं, वो 3 फैक्टोरियल दैट इज m फैक्टोरियल वेज में हो सकता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर m ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज टुगेदर। ये भी लिखा हुआ है हमने, बट इसको हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान होता है। फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है, ये हर बार अप्लाई होगा। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर जो कि याद रखनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन पूछने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा नहीं तो फिर वो। सर क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज, मतलब आप 10 में से 7 ही ऑब्जेक्ट अरेंज कर रहे हो और 3 लोगों को हमेशा साथ आना है, ये हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर अब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे पहले, क्योंकि 10 में से 7 ही अरेंज कर रहे हैं तो 3 घर पे जाने वाले,
तो 3 अगर घर जाने वाले तो एक अगर उसमें से घर जाएगा तो बाकी के 2 भी घर जाएंगे। आ रही क्या बात समझ में? एक अगर उसमें से घर जाएगा तो बाकी के 2 भी घर जाएंगे ना, क्योंकि वो तीनों का आना था साथ में ही था, तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझे? बोलो ना हाँ या ना। हाँ, तो सर ये सिंपल है कि सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी हमारी ये जो कंडीशन है कि m ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना है वो फुलफिल हो सकती है। आई बात समझ? पक्का? अच्छा, क्या 10 में से 7 ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर सकते हैं अपन? हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप इसमें कह दो कि 3 को साथ में आना है तो फिर दिक्कत है, फिर केसेस बनाने पड़ेंगे अलग अलग, और वो केसेस बहुत सारे बनेंगे। आ रहा है समझ? तो वैसा सवाल आपको कभी आएगा नहीं, और हमने कभी किया भी नहीं। ग्रेट। फिर इसके बाद हमने क्या सीखा था कि सर m ऑब्जेक्ट्स नेवर वांट्स टू बी टुगेदर। m ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर, अब ये बड़ा खास था, इसको आप तो याद रखो कैसे कि फर्स्ट अरेंज दोज जिन्हें साथ में आने में कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट अरेंज दोज which can occur or appear together. Then count number of places between them and obviously after and before also. उनके बीच में कितनी जगह है वो काउंट करो, then count the number of places between them and before and after, and arrange at those places the objects which do not या which should never appear together, which should never appear together. समझ आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? याद आ रहा है क्या ये? सर इसमें एक और एक चीज थी, लेकिन आपने बताया था कि 2 ऑब्जेक्ट्स को अगर साथ में नहीं आना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, कि टोटल में से हमेशा साथ में रहेगा, उसके अरेंजमेंट्स माइनस कर दो तो कभी साथ में नहीं आएंगे, उसके अरेंजमेंट मिल जाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं। और सर या फिर हम ये जो फंडा है ये 2 से ज्यादा लोग जब साथ में नहीं आना चाहते तब यूज करते हैं, बट सर यही वाली चीज 2 लोग साथ में नहीं आना चाहते तब भी यूज हो सकती है। तो बेटर क्या है सर, एक ही याद रखे, टेंशन खत्म। अब 2 साथ में नहीं आना चाहते तो भी ऐसा कर लो, अब 5 लोग साथ में नहीं आना चाहते तो भी ऐसा कर लो, 50 लोग साथ में नहीं आना चाहते तो भी ऐसे कर लो। पर मैंने आपको लिखवाए दोनों है, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तब मैंने आपको ये पूरा डिटेल में लिखवाया है और 2 क्लासेस उसके बना के दी है। जो हमने एक ही चार्ट बनाया था पूरा चैप्टर का, उसमें भी लिख के दिया है, और फिर मैंने आपको हर एक का हेडिंग अलग अलग लिख के दिया है। तो आपकी नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर ढंग से पढ़ोगे तो सब प्रॉपर रिवाइज होगा। ग्रेट। तो सर m ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर, याद आया ये? पक्का? पहले उन्हें अरेंज करो जिन्हें साथ में आने में कोई आपत्ति नहीं, और फिर उनके बीच और उनके आजू बाजू कितनी जगह है काउंट करो, उतनी जगहों पर उन्हें अरेंज कर दो जिन्हें साथ में आने में दिक्कत है, जो कभी साथ में नहीं आना चाहते। बात समझो है? जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल हमारे पास समझो 5 और 3 8 लोग हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है, इसमें से 3 लोग कभी साथ में नहीं आने चाहिए, ऐसी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको बतानी है। बराबर है? ऐसी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको बतानी है जिसमें 3 लोग कभी साथ में नहीं आने चाहिए। तो 3 लोग कभी साथ में नहीं आने चाहिए, तो पहले उन 5 लोगों को अरेंज करो जिन्हें साथ में आने में कोई दिक्कत नहीं। तो वो 5 लोग 5 जगहों पे 5p5 दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं इन 5 जगहों पर। अब इन 5 अरेंज किए हुए लोगों के बीच में कितनी जगह है? तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 जगहों पर वो बचे हुए 3 लोगों को कहीं पे भी अरेंज कर दो, विच कैन बी डन इन 6p3 वेज। आपके वो तीनों लोग अपने आप क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। याद रहेगा? हाँ, ग्रेट। आफ्टर दिस हमने क्या पढ़ा था? कॉम्यूटेशन। अच्छा, चीजें याद आ रही ना जब मैं बता रहा हूँ ऐसे? आपको अगर किसी भी इनमें से किसी भी टाइप पर एग्जाम्पल कोई दिक्कत दे रहा हो, तुरंत हाथ ऊपर कर दो, उसी समय मुझे रोक दो और पूछ लो कि सर इसका ये वाला एग्जाम्पल एक बार बता दो, इसका ये वाला एग्जाम्पल बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? ओके। तो m ऑब्जेक्ट्स नेवर टुगेदर। देन कम्स व्हाट? सर हमने पढ़ा था कि वन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट
never appears one specified object never appears and one specified object always appears. याद है क्या ये? कोई एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को कभी आने नहीं देना है और कोई एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को हर अरेंजमेंट में आने देना है. तो कैसे, कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी? तो अगर कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को कभी नहीं आने देना है तो वो कितने वेज में हो सकता है? तो n-1 PR. सर उसको हम ऑब्जर्वेशंस में से ही हटा देंगे ना, n में से ही उसे माइनस कर दो, तो n-1 मतलब वही लोग बचे जिन्हें आपको लाना है. जिन्हें नहीं लाना है वो तो ऑटोमेटिकली इसमें से एलिमिनेट हो गया. तो n-1 में से हम अब r प्लेसेस फिल करेंगे विच कैन बी डन इन n-1 PR वेज. एंड ऑलवेज अपीयर्स, तो सर उसे फिर से हम ऑब्जर्वेशंस में से भी निकाल देंगे और उसकी जगह भी निकाल देंगे. तो ऑब्जर्वेशंस में से निकाला तो दैट इज n-1, उसकी जगह भी माइनस कर दी तो r-1 एंड कॉमन सेंस सर फिर वो सिलेक्ट हो गया पक्का, क्योंकि उसके लिए एक जगह भी फिक्स रख दी हमने और साथ साथ में उसके लिए हमने उसका ऑब्जर्वेशन भी हटा दिया. तो अब बचे हुए लोगों को बची हुई जगह पे अरेंज करना है. लेकिन सर वो जो एक इंसान कंपलसरी आना चाहिए वो भी तो r जगहों में से कोई भी एक जगह ले सकता है ना. तो उसके पास r प्लेसेस के ऑप्शंस है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 लोगों में से कोई एक पर्टिकुलर इंसान कंपलसरी सिलेक्ट करना था. सपोज ये 5 लड़कियों में से हमें ये लड़की कंपलसरी सिलेक्ट करनी कि भाई तू बैठना ही चाहिए अरेंजमेंट में, हर अरेंजमेंट में. तो फिर पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, पर इसके पास ये 5 ऑप्शन है ना कि वो कहीं पे भी जाके बैठे. तो ये वो ऑप्शन हो गए. और फिर बाकी बचे 4 लोगों को बाकी बचे 4 जगहों पे हम 4p4 वेज में अरेंज कर सकते हैं. आ रही बात समझ? वेरी सिंपल. ओके ग्रेट. तो सर ये हो गया परम्यूटेशन का लगभग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सारा डिस्कशन. अब इसके साथ हमने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा है, वो आगे मैं ले रहा हूँ, और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स फिर आ जाते हैं. इस पे हमने काफी सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे इफ यू रिमेंबर. एंड देन मूविंग ऑन, बोलो इसके बाद हमने क्या हेडिंग लिया था? सर फिर हमने लिए थे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता हूँ. एंड देन कम्स सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. अब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है बताओ? सर अब कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर है, तो जब वो ऑब्जेक्ट्स आपस में जगह एक्सचेंज करेंगे तो हमारे अभी तक सीखे फॉर्मूला के हिसाब से वो नई अरेंजमेंट काउंट होती है. बट एक्चुअली वो कोई नई अरेंजमेंट होती है क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली कोई नई अरेंजमेंट नहीं है, वो बस वैसी ही सेम टू सेम अरेंजमेंट है. जैसे एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड लिखूं सपोज गुड, और मैं इसकी अब एक और पॉसिबल अरेंजमेंट लिख रहा हूं, सर आपने तो वही अरेंजमेंट लिख दी, तो मैंने एक्चुअली ओ को ओ से एक्सचेंज किया है. और ये जब आप 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल काउंट करते हो तो 4 फैक्टोरियल में ये दोनों अलग अलग काउंट होती है. 24 जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी गुड इस वर्ड से, अल्फाबेट जो मिल रहे हैं उन अल्फाबेट से बनने वाले सारे वर्ड्स के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 24 है. तो ऑब्वियसली वो 24 में दोनों अलग अलग काउंट हो रहे हैं. बट क्या बच्चों ये एक्चुअल में अलग है? नहीं. तो जब भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सर हमें उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है जितना रिपीटेशन हो रहा है. अब क्या सपोज एक ही लेटर रिपीट होगा ऐसा जरूरी है? नहीं सर, 5-6 लेटर्स, 2-3 लेटर्स, अलग अलग लेटर्स रिपीट हो सकते हैं. तो जो अलग अलग लेटर्स रिपीट हो रहे हैं हर एक के लिए वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करते हैं अलग अलग. तो सपोज कोई एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, कोई एक लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है, कोई एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या 2 + 3 5 + 2 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे? नहीं, आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. सारी बात समझ? हाँ. तो आपको लिखना कैसे है तो मैंने ऑलरेडी आपके नोट्स में सब कुछ लिखाया हुआ है, उतना रिविजन तो आपको भी करना पड़ेगा. अब वो सारी बात हम फिर से तो नहीं कर सकते इतनी, बट आपको अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो. तो ये हुआ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड. इसके बाद फिर हमने सीखा था क्या? सर्क्यूलर परम्यूटेशन. तो बताओ सर्क्यूलर अरेंजमेंट्स में क्या फर्क पड़ जाता है? सर सर्क्यूलर अरेंजमेंट्स में फर्क ये पड़ता है कि जब आप रो में अरेंज करते हो, जब आप रो में अरेंज करते हो और सर्कल में अरेंज करते हो तो आपके जो नेबर्स है रो में वो ऑब्वियसली इधर का इधर और इधर का इधर आए तो एक अलग अरेंजमेंट बन जाती है. लेकिन जब आप सर्कल में अरेंज करते हो तो ऐसा नहीं होता है.
सर्कल में अरेंज करते हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स थोड़ी कम हो जाती है। तो सर सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में अगर आप n ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर रहे हो और वो सर्कल में अरेंज करने हैं तो इट कैन बी डन इन n-1 फैक्टोरियल वेज। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है सर्कुलर परम्यूटेशन का। लेकिन अगर मुझे सेम टू नेबर्स नहीं होना, इसको और भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, और एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर सेम, और मेकिंग अ नेकलेस यूजिंग बीड्स, डायमंड्स, जो भी यूज करना है आपको वो यूज करके जब आप अरेंजमेंट ढूंढ रहे हो जो कि सर्कल में आपको अरेंजमेंट करना है, तो वो कितने वेज में हो सकता है? तो सर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 वेज में हो सकता है। ये बात याद आ रही क्या? पक्का? वेरी सिंपल। तो सर जब दो सेम नेबर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि देखो ऐसे दो लोग मेरे साथ सर्कल में बैठे हैं, अब इधर वाला उठ के इधर आ जाता है, उधर वाला उठ के इधर आ जाता है, तो ये क्या नई अरेंजमेंट बन गई क्या? नहीं। तो मुझे ये अरेंजमेंट को सेम काउंट करना है, तो मेरे को सेम टू नेबर्स आने नहीं चाहिए, ऐसी अरेंजमेंट बताओ। तो फिर आपको क्या कर देना है? तो n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड बाय 2 कर देना है। बट ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सिंपल सर्कल में अरेंजमेंट्स n-1 फैक्टोरियल में होगी। तो 8 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है, कैन बी डन इन 7 फैक्टोरियल। 20 लोगों को सर्कल में अरेंज करना है, कैन बी डन इन 19 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? श्योर? पक्का? इसमें भी हमने अलग अलग क्वेश्चंस देखे थे कि एक होस्ट है, तो होस्ट के आजू बाजू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ही रहना चाहिए, तो हम तीनों का एक ग्रुप बना देते हैं, और फिर वो तीनों बाकी लोगों के साथ, वो तीनों का एक ग्रुप और बाकी कितने लोग दिए हैं वो सब मिलकर के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बनते हैं जिनको सर्कल में अरेंज करना है, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1 ब्रैकेट फैक्टोरियल, इतने वेज में सर्कल में अरेंजमेंट होगा। बट फिर ये जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है ये आपस में जगह इधर उधर कर सकते हैं, होस्ट तो बीच में ही रहेगा, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में जगह बदल सकते हैं, उसके लिए हम 2 फैक्टोरियल और अलग से ले लेते थे। याद आ रहा है? इसमें बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हमने, वो चिल्ड्रन वाला, जो एक बच्चा 2 वुमेन के बीच बैठेगा या 2 मेन के बीच बैठेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वो एग्जाम्पल था। वैसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना, आपको रिविजन करना है उसका। ग्रेट। तो सर सर्कुलर परम्यूटेशन में ये 2 बातें हमने देखी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्कुलर परम्यूटेशन में n में से r ही लोग अरेंज करने हैं, क्या ये मैंने सारे अरेंज कर दिए हैं? हाँ। अब मैं कहूँ कि सिर्फ n में से r ही लोग अरेंज करने हैं, तो वो कितने वेज में हो सकता है बताओ? तो सर when r objects to be arranged out of n, तो कितने वेज में सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है? सर n-p-r अपॉन r। याद आ रहा है ये? हाँ। और सर अगर इसमें भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या नो सेम टू नेबर्स चाहिए, या नो टू सेम नेबर्स चाहिए, तो फिर कितने वेज में हो सकता है? तो n-p-r अपॉन 2r। ये याद आ रहा है? पक्का? अच्छे से? श्योर? और सर अगर इसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर आ गए तो फिर उसको और m फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। समझो m ऑब्जेक्ट्स उसमें सिमिलर आ गए, तो m ऑब्जेक्ट्स जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर है उतने ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना। थोड़ा थोड़ा जा रहा दिमाग में अच्छे से? वेरी गुड, ग्रेट। तो सर सर्कुलर परम्यूटेशन भी हुआ यहाँ पर खत्म। तो परम्यूटेशन से रिलेटेड मैंने लगभग सारी बात आपके साथ कर ली, क्या आपको समझ में आई? और एक फॉर्मूला अब आपको बताना चाहूंगा मैं, ये देखो ध्यान से, n-1 pr। बताओ ये n-1 pr कहाँ पढ़ा था अपन ने? जब कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कभी इंक्लूड नहीं करना है। और ये बताओ अब r इंटू n-1 pr-1, जब एक कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हमेशा इंक्लूड करना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, मतलब उन्हें बताना पड़ेगा कि किसे हमें हर अरेंजमेंट में लाना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इन 5 में से कोई एक लड़की तो हर अरेंजमेंट में आनी चाहिए। अरे वो कौन सी लड़की हर अरेंजमेंट में आनी चाहिए वो बताओ, तब फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलता है बोलो? NPR। एक छोटा सा फॉर्मूला था, कहीं यूज नहीं हुआ,
बट फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रख सकते हो। बोलो समझ आ रही बात? हाँ, तो परम्यूटेशन से रिलेटेड मैंने सारी की सारी डिस्कशन आपके साथ कर ली। अब बताओ आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? यस, परम्यूटेशन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल, कहीं पे भी मिसलेनियस ऑल एग्जांपल्स एक्सरसाइज जो आपने पढ़ा हो और आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आस्क। के लिए पढ़ना पड़ेगा हाँ, लेकिन बोलो। तो चलो फिर मैं कॉम्बिनेशन पर। बोलो जल्दी। कोई डाउट? किसका? एनपीआर अपॉन टू आर वाला कोई एग्जाम्पल हमारे इसमें था नहीं, पर ये क्या है मैं बता देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने, वो भी सर्कल में अरेंज करने। सपोज मैंने बोला कि 10 लोगों में से 8 ही लोगों को अरेंज करना है और वो भी सर्कल में अरेंज करना है, ठीक है, तो कितने वेज में हो सकता है। एंड उसके अलावा मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि सेम टू नेबर्स आने नहीं चाहिए। तो पहली बात तो 10 लोगों में से 8 लोगों को अरेंज करना है वो भी सर्कल में, तो वो कितने वेज में हो सकता है? तो वो इतने वेज में हो सकता है, that is 10p8 upon 8 which is npr upon r। but since you have asked कि मुझे सेम टू नेबर्स नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, तो इसको और 2 से डिवाइड कर देना। सेम टू नेबर्स नहीं चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस को। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशंस हुए और इसको और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये सेम टू नेबर्स नहीं आएंगे, उसके अरेंजमेंट मिल जाएंगे। क्योंकि देखो ना, कॉमन सेंस है। मेरे को बात बताओ, जब मैं 10p8 अपॉन 8 लिख रहा हूं तो ये क्या दिखा रहा हूं? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट दिखा रहा इन सर्कल, ठीक है। तो ये मेरे इधर आया है और ये इधर आया है सर्कल में, बाकी सब लोग भी अरेंज हुए हैं। बाकी सब लोगों की पोजीशन को सेम रखो, मेरी भी पोजीशन को सेम रखो, बस ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल लेंगे, तो भी एक नई अरेंजमेंट बन गई, एक नया सर्कल बन गया। ये इसमें काउंट होता है, ये दोनों इसमें अलग अलग काउंट हुए। तो ये दो है ना, अब मुझे सेम टू नेबर्स नहीं चाहिए। सपोज ये दोनों ऐसे बैठे हैं, तो मेरे आजू बाजू कौन दिख रहा है? इधर कैल्सी दिख रहा है, इधर ये क्या एयरपोर्ट जो भी बोलते हैं इसको, वो दिख रहा है बराबर। और अगर ऐसे कर दे तो वही दिख रहे हैं दोनों फिर से। समझ रहे हो क्या? तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो फिर क्या करूंगा? तो सर दो अरेंजमेंट्स होती है ना ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक एलिमिनेट हो गई और एक ही बचेगी, सिंपल। तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। आया? बस। तो इसके कोई एग्जाम्पल हमारे पास आए नहीं थे ना एक्सरसाइज में ना कहीं और, बट ये फॉर्मूला जरूर लिखा हुआ है, तो आपको उस हिसाब से याद रखना है। बाकी है आसान, एग्जाम्पल आया भी तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी। और कोई डाउट? बोलो। तो फिर मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूं? बोलो ना जल्दी। जब मैं आपसे डाउट पूछ लूं, ये अच्छा है सर, आप हमसे पूछ लो, आप हमसे पूछ लो, वेरी गुड। तो परम्यूटेशन का पेज नंबर क्या है? 55।
ये एग्जाम्पल्स इजी है, फिर भी चलो मुझे आप 13 वाला बता दो। 5 balls are to be placed in 3 boxes where each box can contain up to 5 balls. Each box can contain up to 5 balls, मतलब पांचों बॉल एक बॉक्स में जा सकते हैं, यानी रिपीटेशन अलाउड है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ नो बॉक्स इज टू रिमेन एम्प्टी। कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसके नंबर ऑफ वेज आपको बताने हैं। पांचों बॉल एक बॉक्स में जा सकते हैं, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं? 5 balls, 3 boxes, come on। क्या होता, मैं कल टेस्ट में ही पूछ लेता ये क्वेश्चन। कल टेस्ट है तो रहने दो, उससे क्या होता, मैं घर पे लेने आ जाऊंगा तुम्हें। बोलो। नो बॉक्स इज टू रिमेन एम्प्टी, एक भी खोखा खाली नहीं रहना चाहिए। 3 करोड़ रुपए सामने, 3 खोखे है अपने सामने और 5 बॉल्स है। एक खोखे में पांचों बॉल भी जा सकते हैं, पर एक आधी खोखे में पांचों बॉल डाल दोगे तो 2 खोखे खाली हो जाएंगे ना। आपको एक भी खोखा खाली नहीं मांगता, ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो?
एनी आंसर? चलो मुझे कॉम्बिनेशन रिवाइज करना है। सॉल्व ही कर रहे हैं। किसी को भी नहीं आया? एक जवाब आ रहा है, क्या बोलो? 150। किसका 150 आया है? बता सकते हो कैसे? कैसे बता सकते हो? कुछ काम का नहीं फिर। अगर आप बता सकते हो कैसे तो फिर काम का है, नहीं तो कुछ काम का नहीं। बताओ फिर कैसे किया। हाँ, कोई और? चलो ठीक है, तो मैं बताता हूँ। 180 एक और एक जवाब आया, वेरी गुड। बता सकते हो कैसे? एक मिनट। 5c3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3p2। 5c3 इज फॉर सिलेक्शन ऑफ 3 balls आउट ऑफ 5। और फिर वो सिलेक्शन क्या करेंगे? तीनों बॉल्स तीनों बॉक्सेस में 3 फैक्टोरियल वेज में जा सकते। और फिर 2 बॉल बचे, वो 2 बॉल 3 बॉक्स में से कहीं भी डाल दो। तो 3 बॉक्स में से कहीं पे भी डाल दो, तो 3 प्लेसेस पे 2 बॉल्स को 3p2 में आपने अरेंज कर दिया। तो 5c3 कितना आया? 10। 3 फैक्टोरियल 6 एंड 3p2 अगेन 3 फैक्टोरियल ना। 3p2 फिर से 3 फैक्टोरियल होगा, तो दिस अगेन 6। तो ये तो 360 3 होगा। नहीं ना रे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होगा ना। अरे 3p2 बोल रहे हो ना आप? ऐसे क्या कर रहे थे तुम? तो ये भी 6 होगा, तो 360 आ रहा है। 3c2। तो 3 में से तो 2 बॉक्स सिर्फ सिलेक्ट हुए, फिर बॉल कहाँ जाएंगे?
फिर भी बॉल डाल दिए हमने। तो आपने सोचा तो ठीक है, बट इसमें गलती है, इसमें गलती है। आपने 5 में से 3 बॉल सिलेक्ट किए, ठीक है, 5 में से 3 बॉल आपने 5C3 वेज में सिलेक्ट किए, और फिर 3 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में 3P3 वेज में, मतलब 3 फैक्टोरियल में डाल दिया, बात ठीक है। और फिर आपने ये 2 बॉल्स को बाकी 3 बचे बॉक्सेस में से किसी भी 2 में डालने, किसी भी 2 में डालने का डिसाइड किया। तो 3 में से पहले आपने 2 बॉक्स सिलेक्ट करने के वेज ले लिए, 3 में से 2 बॉक्स सिलेक्ट किए, पर उसमें एक और एक बड़ी दिक्कत ये है कि ये सब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये सब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ये तो आपका हो गया 3 बॉल्स का अरेंजमेंट, अब बाकी बचे 2 बॉल्स के अरेंजमेंट तो अलग हो गई ना, ऐसे नहीं जा सकते। इसमें बहुत सारे झोल है, सारे तो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। तो ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आइडिया से। कितने बॉक्सेस है हमारे पास? 3, एंड कितने बॉल्स है? 5। मुझे ये बताओ, हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है प्लेस होने के लिए? 3। हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है? हर बॉक्स के पास कितने बॉल्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हर बॉल के पास कितने ऑप्शन है। तो आप इस बॉल को आइदर इसमें डाल दो, या इसमें डाल दो, या इसमें डाल दो। तो दिस बॉल कैन बी प्लेस्ड इन 3C1 या 3P1 वेज, बरोबर। 3 में से कोई भी एक बॉक्स में बॉल चल जाएगा। तो एवरी बॉल कैन बी प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, that is 243। ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था, इफ आई रिमेंबर। ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था, इफ आई रिमेंबर। हाँ, सुनो अभी पूरी बात, तो अभी इन्होंने जो कंडीशन दी वो बात नहीं की मैंने अभी तक। हर बॉल के पास कितने बॉक्सेस के ऑप्शन है? 3। हर बॉल कितने बॉक्सेस में जा सकता है? 3। हर बॉल 3 बॉक्सेस में जा सकता है। तो ये पांचों बॉल्स को इन तीनों बॉक्सेस में प्लेस करने के टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 243। 3:5 बराबर है ना? 3 9, 9 9 81, 81 3 243 बराबर है। तो 243 तरीकों से इन बॉलों को इन बॉक्सेस में डाला जा सकता है। उसमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों बॉल एक ही बॉक्स में आ गए, ये भी 243 में है। वो पांचों के पांचों बॉल इधर आ गए, ये भी 243 में है। वो इधर आ गए, ये भी 243 में है। आप समझ रहे हो क्या? क्योंकि मैंने हर बॉल को कितने ऑप्शंस लिए? 3 3 3 3 3, बोलो ना हाँ। तो क्या हर बॉल इसी बॉक्स में आ सकता है? यस, रिपीटेशन अलाउड है, बोला है हर बॉक्स कैन कंटेन 5 बॉल्स। हेलो, यस। तो सर, ये पांचों बॉल्स को प्लेस करने के 3 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन क्या है? पहला बॉक्स, पहला बॉक्स, पहला बॉक्स। सबके लिए पहला बॉक्स। तो पांचों बॉल पहले बॉक्स में आ गए, ये भी इसमें है, दूसरे में आ गए, ये भी इसमें है, तीसरे में आ गए, ये भी इसमें है। अब 4 बॉल इधर और एक बॉल इधर, ये भी इसमें है। 4 बॉल इधर और एक बॉल इधर, ये भी इसमें है। 4 बॉल इधर और एक बॉल इधर, ये भी इसमें है। 4 बॉल इधर और एक बॉल इधर, ये भी इसमें है। एक बॉल इधर, ये भी इसमें है। बहुत सारी बातें इसमें। 3 बॉल इधर, 2 बॉल इधर, ये भी इसमें है। 5 हो गए बॉल। 3 बॉल इधर, 2 बॉल इधर, 5 हो गए। 3 बॉल इधर और 2 बॉल इधर, 5 हो गए। 2 बॉल इधर, 5 हो गए। 3 बॉल इधर, 2 इधर, 5 हो गए। 2 इधर, 5 हो गए। ये जितनी भी अरेंजमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ऑल सच अरेंजमेंट्स आर गिविंग व्हाट? Such arrangements in which at least one box is remaining empty. हेलो, या फिर 2 बॉक्स भी एम्प्टी रह रहे, तो एटलीस्ट 1 बॉक्स इज रिमेनिंग एम्प्टी बोला मैंने। एक बॉक्स एम्प्टी रह रहा या 2 बॉक्स एम्प्टी रह रहे। आ रही क्या बात समझ में? हाँ। तो सर, इसमें से फिर मुझे, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। पहले आपको टोटल नंबर ऑफ वेज समझ में आना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। 3 बॉक्स में 5 बॉल को 243 तरीके से डाला जा सकता है। पूरा गिन के दिखाओ क्या तुमको 243? वो भी कर सकता हूं मैं, मेरे पेशेंस बहुत है। आप लोग को लेकिन हार्डवर्क आजकल के बच्चे नहीं करते हार्डवर्क। वो देखो, ऐसे देखो,
वो अपना जीवन अंधकार में देख रहा है, अभी से उसको अंधेरा छा गया, कैसा लगेगा मेरा जीवन आगे जाकर, काला काला अंधेरा। यस, तो 243 टोटल नंबर ऑफ वेज है, आउट ऑफ विच कितने वेज है जो कि एक या दो बॉक्स को एम्प्टी कर देंगे, अब वो ढूंढना है। अगर मैं कहता हूं कि एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा, अगर मैं कहता हूं कि एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा, कितना बॉक्स एम्प्टी रहेगा बोलो? एक। अगर मैं कहता हूं एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा तो ऐसे कितने वेज है ये बताओ पहले आप। तो सर एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा तो अब पांचों बॉल्स के पास दो दो बॉक्स के ऑप्शन है, क्योंकि आप एक बॉक्स में बॉल ही नहीं डालोगे अब। तो मैं पर्पसली वन बॉक्स एम्प्टी वाले ऑप्शंस ढूंढ ले रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 243 वेज में ऐसे भी कुछ वेज है जिसमें पांचों बॉल एक ही में आ गए, मतलब दो बॉक्स एम्प्टी, तो इसके लिए मैं बाद में करूंगा काम। लेकिन अभी मैं कर रहा हूं कि चार बॉल इसमें, एक इसमें, या तीन इसमें, दो इसमें, तो इसमें एक बॉक्स एम्प्टी रह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो एक बॉक्स एम्प्टी रहने वाले कितने वेज हो सकते हैं? तो मैं एक बॉक्स एम्प्टी रहेगा ऐसे नंबर ऑफ वेज ढूंढना चाहता हूं, यानी अब तीन बॉक्स नहीं, मेरे पास बॉक्स कितने हैं और बॉल्स कितने हैं। अब हर बॉल के लिए कितने ऑप्शन, जैसे हर बॉल के लिए तीन तीन ऑप्शन थे, अब हर बॉल के लिए दो दो ऑप्शन, क्योंकि एक बॉक्स को रखना है खाली। अरे कैसा लग रहा? तो जब एक बॉक्स आपका एम्प्टी रहना चाहिए तो हर बॉल के लिए टू 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 ऑप्शन है, बोलो हाँ। हर बॉल के लिए टू टू ऑप्शन है, 2:5 ऑप्शन है, बोलो यस। हाँ, 2:5 कितना होता है? 32। 32 ऐसे वेज है जिसमें एक बॉक्स खाली रहेगा, बट कोई तो स्पेसिफिक एक बॉक्स, ये वाला सपोज, तो ये वाला भी तो खाली हो सकता है और ये वाला भी खाली हो सकता है, तो क्या मेरे पास इंटू 3 कर देना पड़ेगा इसको? आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? क्या मुझे इसको इंटू 3 कर देना पड़ेगा? थोड़ा ध्यान में आ रहा है क्या आपको मैं क्या बोलूं? सर एक मिनट फिर से सुनो, अगर मैं आपको कहूं कि एक बॉक्स को खाली रखना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस है सारे बॉक्सेस, सारे बॉल्स के लिए? सर सारे बॉल्स के लिए फिर आपके पास दो 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 ऑप्शन। तो सारे बॉल्स के लिए अगर मेरे पास दो दो ऑप्शंस है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने अरेंज करने के? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 32 बराबर। अब ये सुनो, 32 वेज में मैं दो बॉल्स को, सॉरी 5 बॉल्स को दो बॉक्सेस में अरेंज कर सकता हूं, जिसमें क्या ये वाली अरेंजमेंट आ गई क्या? जरा ध्यान से आप काउंट करना, बताओ ये वाली अरेंजमेंट आ गई क्या उसमें? ये वाली अरेंजमेंट इसमें आई कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ये वाली अरेंजमेंट उसमें आई कि नहीं आई? ये जिसको समझा वही समझा, नहीं तो गया वो। किसको लगता है ये वाली अरेंजमेंट आई? हाथ ऊपर करे। ये वाली अरेंजमेंट इस 32 में आई, हाथ ऊपर करे। सर आपने एक बॉक्स एम्प्टी के लिए काम किया है? हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना एक बॉक्स एम्प्टी के लिए काम किया है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये वाली अरेंजमेंट इसमें आई? सर इसमें दो बॉक्स एम्प्टी आपको दिखता नहीं है क्या? दिखता है मुझे, फिर भी पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपको सब, बहुत सारे बच्चों को चश्मा भी है तो उनको डबल दिखेगा, तो दे कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई कि क्या ये वाला अरेंजमेंट इसमें है या नहीं। लास्ट चांस। एंड बच्चों ये वाला अरेंजमेंट इसमें है। कैसी बात कर रहे हो आप सर, कैसी बात कर रहे हो आप सर? आपने दो बॉक्स खाली कर दिए, आप अभी अभी बोल रहे थे एक बॉक्स खाली वाली अरेंजमेंट हम ढूंढ रहे, एक बॉक्स खाली वाली अरेंजमेंट हम ढूंढ रहे। तो सर एक बॉक्स के लिए आपने बोला कि हर बॉल के लिए दो दो ऑप्शन है, बराबर बोला। तो हर बॉक्स के लिए, हर बॉल के लिए दो दो ऑप्शन है, तो आप बोले 32 ऑप्शन है, इन 5 बॉलों को दो बॉक्स में अरेंज करना, तो तीसरा बॉक्स खाली रहेगा, बराबर है। सर तीसरा बॉक्स खाली रहेगा तो दो बॉक्स भरे चाहिए ना, बराबर। लेकिन क्या बच्चों हर बॉल के लिए दो दो ऑप्शंस जब मैं कह रहा हूं तो इसमें पहला बॉक्स पहला बॉक्स पहला बॉक्स पहला बॉक्स पहला बॉक्स, पांचों के लिए पहला बॉक्स वाला ऑप्शन भी तो है। वही तो मैंने 243 में भी बताया था। समझ में आ रहा है क्या आपको? अच्छा एक मिनट रुको फिर, तो मेरे को ये बताओ अब ये 32 क्या है? सर ये 32 है जिसमें 5 बॉल को दो बॉक्स में अरेंज कर सकते हैं। ऐसा मत बोलो कि एक बॉक्स खाली रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं 5 बॉल्स को दो बॉक्स में अरेंज कर सकते हैं, उसके वे से। हेलो, अब सर हमारे पास 3 बॉक्स है,
तो कोई भी बॉक्स खाली रह सकता है ना, कोई भी ऐसे 3 बार हो सकता है ना। हाँ, जैसे ये 2 बॉक्स ले लिए, या ये 2 बॉक्स ले लिए, या ये 2 बॉक्स ले लिए, तो 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं ना। तो 32 32 32 मतलब कितने बोलो, 96 बोलो। हाँ, लेकिन ध्यान से, हाँ, अब 2 बॉक्स खाली रहेंगे, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन होंगे ये बताओ। तो सर 2 बॉक्स खाली रहेंगे मतलब अब 5 बॉल को एक ही बॉक्स में जाना है। तो हर एक बॉल के लिए अभी एक ही तरीका है अरेंज करने का, तो हर एक बॉल के लिए एक ही तरीका अरेंज करने का, तो 1:5 मतलब 1:1:1:1:1 दैट इज 1। बट ऐसा कोई भी एक बॉक्स हो सकता है, वो या तो ये या तो ये या तो ये, तो 3:1 बोलो ना। हाँ हाँ, तो 3:1, जैसे जैसे ये 2:5 32 था, वैसे ये 1:5 1 है, बोलो समझ रहा है क्या। हाँ, इंटू 3 मतलब कितने वेज, 3 वेज। ध्यान देना, अब ये समझ के लेना है सर। 3 वेज में हम, सॉरी 3 वेज नहीं, 1:5 वेज में हम 5 बॉल को एक बॉक्स में डाल सकते हैं। सर एक ही तरीका है, वो 5 को डाल दो उधर, निकल जाओ वहां से। बट वो पहला बॉक्स भी हो सकता है, दूसरा बॉक्स भी हो सकता है, तीसरा बॉक्स भी हो सकता है, बराबर है। हाँ, मेरा सवाल आपसे सिंपल है, क्या ये 3 इस 96 में है या नहीं, ये बताओ। ये 3 इस 96 में है या नहीं, ये बताओ। हाँ या ना। हाँ, ये 3 उसमें है सर। 5 बॉल एक ही बॉक्स में, वो उस 96 में ऑलरेडी आए हुए हैं, बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें कुछ बॉक्सेस खाली रहने वाली अरेंजमेंट्स है, वो हटानी पड़ेगी। तो वो कितनी है, तो सर वो ऑब्वियसली इतनी है। तो 96 माइनस 3 कितना होगा, 93। तो 243 माइनस 93 कितना होगा, 150। तो आपने 150 बराबर तो बोला था, फिर ऐसे ही किया था क्या, बताओ। फिर ये बताया क्यों नहीं आपने। चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता आपने इसे किया होगा, क्योंकि ये आपकी सोच के बाहर है। चलो ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल तो रह गया, ये बताओ क्या है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, 96 माइनस 3। सर वो 150 पीछे दिया होगा शायद, आपके चेहरों से भी लग रहा है 150 पीछे दिया है, तो वो लाना है, तो 243 में से 93 हटाना पड़ेगा। और 96 और 3 है, तो 96 में से 3 जाएगा। ये लो सर रीजन। नहीं, मुझे 96 माइनस 3 का रीजन चाहिए, पर जल्दी। ऐसे झुंड में बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। हाथ ऊपर करो जिसे रीजन देना है, और वो रीजन देगा। और जिनका आंसर अगर 150 आया है तो उन्हें आना चाहिए 96 माइनस 3 क्या है। वो दोनों में काउंट हो रहे हैं, तो किसी एक में ही काउंट होने चाहिए। तो अगर मैं 96 पूरा माइनस कर दूं तो चलेगा क्या, 96 माइनस कर दूं तो चलेगा क्या, 96 माइनस करके +3 कर दो, ओके। 96 माइनस कर देंगे तो निकल जाएंगे, और फिर +3 क्यों कर रहे फिर। इसमें 2 बार काउंट हो रहे कि इसमें और इसमें अलग अलग काउंट हो रहे हैं, इसमें एक बार इसमें एक बार, तो इसको हटा देता हूं ना फिर मैं, तो एक ही बार है ना अब तो। हाँ, क्या, हाँ ये बोलो अभी। सर वो 243 में भी एक बार काउंट हो गए, 96 में भी है, और 3 में भी है। तो सर हमें 243 में से अगर उसको हटाना है, तो 96 में, ध्यान से सुनो, वो 5 एक ही बॉक्स में आएंगे वो भी है, और ये 3
पांचों एक ही बॉक्स में आएंगे, इधर भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली पांचों एक ही बॉक्स में, चार एक बॉक्स में, एक दूसरे बॉक्स में, तीन एक बॉक्स में, दो दूसरे बॉक्स में, ये सारे ऑब्जर्वेशंस इसमें हैं। तो उसमें से कुछ इधर आ गए हैं, कुछ इधर आ गए हैं, और ये स्पेशल है जो पांचों एक ही बॉक्स में, पहले वाले में या दूसरे वाले में या तीसरे वाले में। सर तो हमने क्या किया, इसमें से हमने वो ऑब्जर्वेशंस हटा दिए, तो ऑटोमेटिकली पांचों एक बॉक्स में जो रहेंगे वो एक ही बार काउंट हो रहे, अब चार एक ही बार काउंट हो रहे, तीन दो एक ही बार काउंट हो रहे, क्योंकि वो तो वैसे भी एक ही बार काउंट हो रहे थे। या और सिंपल तरीके से अगर आपको बोलो, अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ा होगा तो सर हमें एम्प्टी बॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं ना एक और एक अप्रोच दे रहा हूं आपको। क्या ऐसा भी हो सकता था बच्चों, 3 1 1 3 1 1, एक ये पॉसिबल अरेंजमेंट, 2 2 1, एक ये पॉसिबल अरेंजमेंट। कुछ बच्चों ने ऐसा भी अप्रोच किया होगा कि 3 1 1 2 2 1। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बताओ, जिसमें पांचों बॉल तीन बॉक्स में आ भी जाएंगे और और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे बताओ, पहले चलो ये बता दो, मजा आएगा। ये किया था आपने सॉल्व, क्या किया था बताओ इसके आगे। मैं क्या बोलता, पहले एक बॉक्स के लिए कर लो, फिर इंटू 3 कर लो। एक बॉक्स के लिए करो, मतलब एक बॉक्स में 3, एक बॉक्स में 1 और एक बॉक्स में 1, ये करो। फिर ये जो आएगा इंटू 3 करो तो क्या मिलेगा, इंटू 3 करो तो ये 3 इधर भी आ सकता है, ये 3 इधर भी आ सकता है, ये 1 इधर भी आ सकता है, 1 इधर भी आ सकता है। समझ आ रहा है क्या? वैसा ही 2 2 1 के लिए भी करो। आया अभी, आया क्या? 50 इंटू 3 150 आ रहा होगा, या फिर 75 प्लस 75 आ रहा होगा आपका। और सेम वैसा इसके लिए करना था, तो ये वाला आप लोग ट्राई करोगे घर पे। ये वाला समझा मैंने क्या बताया, ये वाला अभी जो बताया वो ट्राई करोगे, ठीक है? काफी टाइम ले लिया, एक ही क्वेश्चन है हमारा। कल मिलेंगे आपसे, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय, टेक केयर।